नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब समाचार विस्तार से। भारत चीन संबंधों को नया आयाम देने और निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और राज्यपाल ओपी कोहली ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शू की गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शी के साथ उनकी पत्नी भी आई है। हालांकि पहले चर्चा थी कि प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं चीनी राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे, लेकिन संभवतः जिनपिंग का विमान आधे घंटे देरी से पहुंचने के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। चीनी राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधा होटल हयात पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। यहां दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई और राज्य सरकार से समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यहीं से श्री गांधी आश्रम जाएंगे, फिर वह साबरमती रिवर फ्रंट गार्डन में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पूरे गुजरात की संस्कृति को दर्शाते हुए सजावट की गई है। यही नहीं, चीनी राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। जिनपिंग संभवतः पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिन्होंने अपने दौरे की शुरुआत गुजरात से की। अहमदाबाद के 18 सितंबर को नई दिल्ली में भी मोदी और शी के बीच शिखर वार्ता होगी। चीन के राष्ट्रपति भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे हैं। इससे यहां वाणिज्य मंत्री के अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के 2 प्रमुख सदस्य भी शामिल हैं। अपने दौरे में राष्ट्रपति शी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणाएं कर सकते हैं। भारत चीन ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। अहमदाबाद के होटल हयात में शी जिनपिंग से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चीन के ग्वांगसोंग प्रांत में गुजरात का समझौता हुआ है। ग्वांगझाऊ अहमदाबाद के बीच ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ है। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भी भारत चीन में समझौता हुआ है। वडोदरा के समीप यह इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। तो 3 बड़े अहम समझौते यहां पर गुजरात सरकार और चीन के बीच में हुए हैं। तो गुजरात को कहीं ना कहीं यहां पर एक बार फिर विकास के मॉडल में नए आयाम छूने का एक बार फिर से मौका मिला है। ग्वांगझाऊ प्रांत की तर्ज पर ही अहमदाबाद को स्थापित किया जाएगा और उसी की तर्ज पर अहमदाबाद को बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भी भारत चीन में समझौता हुआ है। वडोदरा के समीप इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनातनी अब भी जारी है। जानकारी के अनुसार लद्दाख में चीनी और भारतीय सेनाएं अब भी आमने सामने हैं। उधर केंद्र सरकार ने चीनी सैनिकों के एलएसी पार करने से रोकने पर सख्त आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार डेमचौक क्षेत्र में चीनी सैनिक और चरवाहे घुसपैठ करने के बाद अब भी भारतीय सीमा में बने हुए हैं। वहीं चूमुर में 100 से अधिक भारतीय सैनिकों का घेराव जारी है। 300 से अधिक चीनी सैनिकों ने 100 भारतीय सैनिकों का घेराव कर रखा है। अब तक इस मसले को लेकर 2 बार हुई फ्लैग मीटिंग बेनतीजा रही है। ऐसे में अगली फ्लैग मीटिंग का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकल सके। गौरतलब है कि बीते 4 सितंबर से भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है। वहीं चीनी घुसपैठ पर भारत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। घाटी में आतंकी घुसपैठ की नापाक कोशिशें लगातार जारी है। आतंकी हर वक्त सीमा पर घुसपैठ की फिराक में है। इसी दौरान कश्मीर घाटी में माचिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के नजदीक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि तड़के माचिल सेक्टर में सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान मारे गए दोनों आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल्स और एक UBGL तथा अन्य सामग्री बरामद हुई है। हालांकि प्रवक्ता ने यह साफ
साफ नहीं किया है कि दोनों आतंकवादी पाक अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ कर रहे थे या फिर पहले से ही स्थानीय तौर पर सक्रिय थे। प्रवक्ता ने बताया है कि माचिल सेक्टर में अभियान अब भी जारी है और आगे के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से हमारे संवाददाता दीपक खजूरिया। जी दीपक, बताएं जिस तरीके से मोचिल सेक्टर में लगातार यहां पर जो आतंकी है उनकी घुसपैठ यहां पर जारी है, हालांकि 2 आतंकियों को यहां पर मार गिराया गया है, क्या अब भी मुठभेड़ जारी है दीपक? विवेक, हाँ, ये 2 आतंकवादियों को सेना ने मचेल सेक्टर में मार गिराया है, जिनसे जो 2 AK-47 राइफलें, एक UBGL और एक वाकी टैकी जो है सेट बरामद किया गया है और सारा और जो है असला बरामद किया गया है। हालांकि सेना का ये कहना है कि एनकाउंटर तो अब खत्म हो गया है, मगर सर्च ऑपरेशन की जा रही है इस इलाके में, ताकि कहीं और जो है कोई आतंकी छुपे हुए ना हो और कहीं पर कोई और असला छुपाया गया ना हो, क्योंकि अभी जिस तरह से खबर आ रही है और भी आतंकी वहां छुपे हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था सेना द्वारा इसी इलाके में कुछ देर पहले, और ये राष्ट्रीय राइफल जो है सेना की उनका ऑपरेशन था और इस इलाके में लगातार किया गया तीसरा ऑपरेशन है पिछले कुछ दिनों से। तो मचेल सेक्टर जो है बिल्कुल LOC के पास जो पड़ता है, कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर इलाके का ये एरिया है। दीपक, आपसे जानना पाएंगे कि क्या अब तक ये साफ हो पाया है कि ये आतंकी आखिरकार घुसे कहां से थे? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से आए थे या पहले से ही यहां पर सक्रिय थे? ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर लगातार विवेक मैं आपको बताऊं, एरिया से घुसपैठ की कोशिश होती रहती है। हालांकि सेना का कहना है कि कोई ताजी घुसपैठ नहीं हुई है और पहले के आतंकी ये हो सकते हैं, मगर उनके पास जानकारी थी कि इस इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं, तो उन्होंने ये चेल जो जंगल इलाका है वहां पर सारा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 2 आतंकवादी मार गिराए। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता दीपक खजूरिया जो बता रहे थे कि इस सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि मुठभेड़ एक किस्म से अब खत्म मानी जा रही है, लेकिन उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है कि कहीं और आतंकी इस इलाके में छिपे ना हो। यमुनानगर के गांव तिगड़ा में 2 गुटों में झड़प हुई है, जिसमें 20 से 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिला परिषद के चेयरमैन को भी इसमें चोटें आई हैं और इन सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तो अब तक की बड़ी और अहम खबर मिल रही है हमें यमुनानगर से। यमुनानगर के गांव तिगड़ा में 2 गुटों में झड़प हुई है, 20 से 32 लोग इसमें घायल हुए हैं। जिला परिषद के चेयरमैन भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार रमेश। जी रमेश, बताएं आखिरकार अब तक कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, लगभग जो बताया जा रहा है उसके साथ जो लगभग 30 से भी अधिक लोग घायल है और ये 2 गुटों में झड़प हुई है। एक स्वर्ण जाति है और दूसरा दलित जाति है। गांव में स्टेडियम बनने को लेकर के विवाद चल रहा था, 2-3 महीने से चल रहा था और आज अचानक ही दोनों के बीच जो झगड़ा हो गया और झगड़ा इस कदर हुआ कि पथराव भी हुआ वहां पर और लगभग 30 से भी अधिक लोग घायल हैं इस मामले में। जी कुमार, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कहीं ना कहीं तनाव हुआ, क्या पुलिस को इस मामले में सूचना दी गई थी समय पर? देखिए, पुलिस को 2-3 महीने पहले से पता था कि वहां विवाद चल रहा है और इससे पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उस समय मामले को जो है दोनों पक्षों में समझौता करा के निपटा दिया था। लेकिन ये मामला आज से जब तूल पकड़ गया और वहां पर जो जिला परिषद की जो चेयरमैन है वो पहुंची थी, वो भी इस मामले में घायल हो गई, उनको भी थोड़ी चोटें आई हैं और वो भी ट्रॉमा सेंटर अपना इलाज कराने के लिए पहुंची है। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या सही आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? देखिए, दोनों पक्षों की अगर लोगों की बात की है तो लगभग 30 के करीब लोग घायल हैं इसमें और लेकिन अभी भी लोगों की आने की जो है जो संख्या है वो सीधे सीधे चल रही है। अभी भी लोग आ रहे हैं और दाखिल हो रहे हैं, तो इसलिए अभी पुलिस कह रही है कि देखते कितने लोग घायल हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब तक जो 30 से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कुल संख्या कितनी घायल होगी। कुमार, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पहले से ही यहाँ पर झगड़ा चल रहा था तो स्थानीय प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा था? बड़ा सवाल जिस तरीके से यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक स्वर्ण जाति है, दूसरी कहीं ना कहीं निचले तबके की जाति है, ऐसे में टकराव होना लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे स्थानीय प्रशासन की नाकामी कहा जाए कुमार? बिल्कुल नाकामी ही कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस को पता था कि वहां पर तनाव चल रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस का सूचना तंत्र फेल था। पुलिस इतना अंदाजा नहीं लगा पाई कि वहां पर क्या क्या हो सकता है
और अब जब वहां पर कई लोग घायल हो चुके तो पुलिस ने वहां पर अपनी एक टुकड़ी ताकि अपना एक बल लगा दिया। वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और काफी हद तक पुलिस बल को जो ट्रॉमा सेंटर में भी तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ पर तनाव को और ना बढ़ाया जा सके और कहीं ना कहीं पुलिस जो है सारे मामलों पर नजर रखे। जी कुमार रमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता कुमार रमेश जो बता रहे कि दो गुटों की इस झड़प में यहाँ पर 23 लोग घायल हुए हैं और सभी का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। और इस समय एक और बड़ी अहम खबर हमारे पास आ रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। हिमाचल सदन में यह बैठक हो रही है। पीसी चाको इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और बैठक में जो है टिकटों पर यहां पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह और हुड्डा में और अशोक तंवर में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर विवाद है और कहीं ना कहीं उस मसले को सुलझाने के लिए ये कवायद हो रही है। तो आपको अब तक की बड़ी और अहम खबर बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें टिकटों पर यहां पर चर्चा हो रही है और हिमाचल सदन में यह बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता पीसी चाको कर रहे हैं। खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल शर्मा। राहुल, बताएं आखिरकार स्क्रीनिंग कमेटी की यहां पर बैठक चल रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा था कि मुख्यमंत्री हुड्डा और तंवर में कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर आपस में स्थिति बेहतर नहीं बन पा रही है और कहीं ना कहीं आपस में विवाद चल रहा है। तो क्या कुछ इस मामले पर चर्चा हो रही है राहुल? देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं पिछले 2 घंटे से लगातार ये बैठक जारी है और अगर पिछले 3-4 दिनों की लेंगे तो लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। कुछ दिन पहले ये खबर निकल के आई थी कि अशोक तंवर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ सीटों को लेकर मतभेद है, लेकिन बाद में दोनों की तरफ से साफ किया गया कोई भी मतभेद नहीं है, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, ना तो अशोक तंवर के बीच में मतभेद है। बेशक कुछ दिनों पहले खबर आई थी, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से बल्लभगढ़ की विधायक है शारदा राठौर, उनको लेकर काफी विवाद हो रखा है क्योंकि अशोक तंवर ने कहा था कि अगर वो पार्टी के विरुद्ध कुछ काम करते हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अगले दिन ही विजेंद्र हुड्डा वहां पर जाते हैं, कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि शारदा राठौर हमारी विधायक है और चांसेस है कि उन्हें टिकट मिल जाए। तो माना जा रहा है कुछ सीटें हैं जिनको लेकर विवाद है, लेकिन जो बैठकें चल रही है विवेक, क्योंकि पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है अभी कांग्रेस, INLD में पूरी लिस्ट जारी करने की कगार पे है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, तो कोई ना कोई सीटों के बंटवारे को लेकर ये बैठक चल रही है जिसमें खुद पीसी चाको, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश तिवारी सभी तमाम नेता मौजूद है और माना जा रहा है कल यहाँ से रिपोर्ट AICC को सौंप दी जाएगी। उसके बाद 1 या 2 दिन में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। तो राहुल, क्या ये माना जाए कि आज की इस मीटिंग के बाद संभवतः अब कांग्रेस की लिस्ट जल्द ही सामने आ सकती है? देखिए बिल्कुल फाइनल स्टेज पे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, क्योंकि अशोक तंवर से जब हमारी कल बात हो रही थी हमने उनसे पूछा था कि क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से हैं, तो उन्होंने कहा था हमारी तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, बस लेट हो रहा है। तो सोनिया गांधी के आने का, जैसे ही सोनिया गांधी दिल्ली वापस आएंगी, स्क्रीनिंग CEC की बैठक बुलाएंगी, उस दिन नाम डिक्लेयर हो जाएंगे। तो माना जा रहा है कि कल हो सकता है कि ये स्क्रीनिंग कमेटी अपनी लिस्ट CEC को सौंपेगी और CEC आखिरी फैसला कल या परसों सुना सकती है टिकटों को लेकर। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जो बता रहे थे कि आज इस कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी में जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की मोहर यहां से लग जाएगी और 1 या 2 दिन में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जल्द ही आ सकती है। रायपुर रानी के खंगसरा गांव में ऑनर किलिंग के मामले में लड़की के पापा और चाचा को फांसी की सजा का मामला सामने आया है। ताहिरा नाम की यूपी की रहने वाली लड़की का 25 अक्टूबर 2013 में उसको मारकर दफनाया गया है। पापा का नाम शुकीन बताया जा रहा है जबकि चाचा का नाम सलीम है। तो अब तक की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। रायपुर रानी से बड़ी खबर है, खंगसरा गांव में ऑनर किलिंग का यह मामला है। इस मामले में लड़की के पापा और चाचा को फांसी की सजा है। ताहिरा नाम की यूपी की रहने वाली लड़की का अक्टूबर 25 को 2013 में मारकर उसे दफना दिया गया था। पूरी खबर पर हमारी संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रियंका नेगी जी। प्रियंका, बताएं आखिरकार क्या है पूरा मामला और अब तक क्या अपडेट है पूरे मामले पर?
जी विवेक, आज पंचकुला कोर्ट में एक ऑनर किलिंग का मामला लगा था जो रायपुरानी के खंगेसरा गांव में है, जिसमें ताहिरा नाम की लड़की जो यूपी की बिहार की रहने वाली है, उसका जो है इसके पिता जो शकील है और चाचा सलीम दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद इसको दफना दिया था। जो लड़की ताहिरा लड़की का जो है लड़की, उसके पापा शकील ने क्या किया था कि इसके मामा के पास अपनी लड़की को भेजा था, क्योंकि लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर के चलते ये लोग काफी ज्यादा नाखुश थे। चाचा के पास इन्होंने साजिश के चलते इन्होंने भेजा और चाचा के पास भेजने के बाद रायपुरानी का जो खंगेसरा गांव है वहां पे इसका पापा बाद में गया, वहां पे दोनों ने, इसके पिता और इसके चाचा ने इसकी हत्या कर दी और उसको दफना दिया था। जो 2013 का केस है, तो 2013 के बाद से ये लगातार इस पे सुनवाई हो रही थी। तो आज कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया और जो चाचा है इसका सलीम और इसके पिता, लड़की के पिता शकील, दोनों को ही फांसी की सजा सुना दी है आज। जी प्रियंका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पंचकुला ने ऑनर किलिंग मामले में यहाँ पर चाचा और पापा लड़की के इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं मामले में ये बड़ा यहाँ पर एक फैसला आया है। इस लड़की की 25 अक्टूबर 2013 को हत्या कर दी गई थी। इसके पापा और चाचा ने इसकी हत्या की थी, जिसके चलते उन्हें आज पंचकुला कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। उनको फांसी की सज़ा यहाँ पर दी गई है। करनाल केंद्री में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला विपक्षियों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीपेंद्र ने लोकसभा चुनावों में गलत तथ्य पेश करके चुनाव लड़ा है और बात का खुलासा वह वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने करेंगे। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस को छोड़ कोई भी पार्टी इनेलो के लिए अछूत नहीं है। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए दिग्विजय ने कहा कि हरियाणा में मोदी नाम की हवा नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन में करनाल केंद्रीय पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री हुड्डा की ओर से पार्टी नेताओं को दिए गए नोटिस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी की ओर से राज्यपाल को हुड्डा द्वारा किए गए घोटालों की जो सूची सौंपी गई है, उसके सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं और इसका जवाब समय आने पर कोर्ट में दिया जाएगा। उन्होंने गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इनेलो के लिए कोई भी दल अछूत नहीं है। वहीं हरियाणा में मोदी के जादू पर उन्होंने कहा कि मिल रहे नतीजों से भाजपा की स्थिति साफ हो गई और हरियाणा में मोदी की हवा नहीं है। लोगों ने भाजपा द्वारा किए गए वायदों को पूरा न करने पर पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। मैं कल खुलासा करूंगा, ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, इनके जो इन्हें एफिडेविट दिए हुए हैं चुनाव लड़ने के माध्यम से, उनके अंदर क्या क्या कमियां पाई गई, मैं एक एक चीज को लेकर के कल किसी एक हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने बताऊंगा कि क्या क्या अनियमितताएं और कितना छुपाने का प्रयास किया गया, कितना लूटने का प्रयास हरियाणा प्रदेश की जनता को किया गया। ये एक एक सच्चाई हम सही समय। अब लोग मुझसे कहते हैं कि आप चुनावों में क्यों कह रहे हैं, झूठ बोला है इन्होंने, बिल्कुल झूठ बोला, चुनाव लड़ने के लिए झूठ बोला है और उस पर खुलासा मैं जल्द करने जा रहा हूं और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं मीडिया के सामने आऊंगा। चुनाव के बाद क्या स्थिति हो, क्या परिस्थिति हो, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस को छोड़कर हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है या हम किसी के लिए अछूत नहीं है, कांग्रेस को छोड़कर। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री हुड्डा पर चुटकी लेते हुए दिग्विजय ने कहा कि हुड्डा प्रदेश में नंबर 1 होने का दावा करते हैं, लेकिन यह दावा केवल कागजों तक ही सीमित है और हकीकत इसके उलट है। कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी वजह से एक 80 वर्षीय अपाहिज को जेल भेजा है, जिसका बदला हरियाणा की जनता इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हरा कर लेगी। उन्होंने बिश्नोई पर तंज कसते हुए कहा कि हजका की हवा तो हिसार में ही निकाल दी थी और अब कुलदीप बिश्नोई तो आदमपुर से भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बकौल दिग्विजय, हजका की टिकटों का फैसला तो सोनिया और राहुल गांधी ने करना है। ये सभी कांग्रेस की ABCD पार्टियां हैं। हरियाणा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उपचुनाव के लिए नतीजे विधानसभा चुनावों पर कितना असर डालते हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आए परिणामों से बाकी राजनीतिक दलों का उत्साह काफी बड़ा है। बहरहाल कौन सी पार्टी कितने पानी में है और किस पार्टी का बोलबाला है, इस बात का पता तो आने वाले चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। करनाल से कमल मिठा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। इस बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।